विशाल दक्षिण अफ्रीकी घास के मैदानों में विभिन्न प्रकार के जानवर सद्भावपूर्वक एक साथ रहते हैं, धूप में सेंकते हैं और इलाके का उपयोग करते हैं और साथ ही शिकारियों पर कड़ी नजर रखते हैं। जैसे ही भोर होती है, एक चीता माँ प्यार से अपने नवजात शावकों को सहलाती है, इस बात से अनजान कि दूर से एक शेर चुपके से उनका पीछा कर रहा है, जो उसकी रक्षात्मक प्रवृत्ति को जगाता है। एक मजबूत बंधन बनाने की उम्मीद में 12 वर्षीय जैन अपने पिता पीटर के साथ पीटर की पोर्श में ड्राइव पर जाता है। साथ में सुखद यात्रा के बाद वे घर के लिए निकले और लगभग एक चीता शावक को टक्कर मारते मारते बचे। शावक को अनहाम देखकर बहुत खुश पिता और बेटा जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर उसे देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी देर खोजने के बाद उन्होंने शावक की चीख का पता लगाया और उसे डरा हुआ और कांपता हुआ पाया। छोटे शावक पर तरस खाकर दोनों उसकी मां को खोजने लगे, फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। कोई और विकल्प न होने पर वह जोड़ा शावक को अपने खेत में लौटा देता है, जहां खेत की मालकिन क्रिस्टिन उसे गर्मजोशी से गले लगाती है। जैन एक छोटी टोकरी का प्रबंध करता है, जबकि पीटर प्राणी के लिए दूध की एक छोटी बोतल तैयार करता है। लगभग तुरंत जैन शावक पर मोहित हो जाता है और उसे गोद लेने के लिए उसके माता पिता की सहमति प्राप्त कर लेता है। अपने नए दोस्त के फर पर बनी काली धारियों को देखकर जैन उत्साह से अपने परिवार को बताता है कि उनका मेहमान एक चीता है। जैन ने उत्साहपूर्वक चीते की प्रभावशाली विशेषताओं, जैसे कि उसकी अद्भुत गति के बारे में विस्तार से बताया। वहीं पीटर ने बच्चे को सावधानीपूर्वक समझाया कि वह शावक की देखभाल केवल अस्थायी रूप से ही कर सकता है, जंगली में उसकी अंतिम रिहाई का इंतजार करते हुए। आने वाले दिनों में शावक अपने दत्तक परिवार के साथ तालमेल बिठा लेता है और सुरक्षा की भावना का अनुभव करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने पहले अपनी मां को खो दिया था। उसे अपने पूरे परिवार का साथ पसंद है और खासकर जैन को बहुत प्यार करता है, जो उसे मजाकिया अंदाज में बिस्तर पर आने के लिए बुलाता है और अपने नए साथी के साथ लिपट जाता है। जान का प्यार भरा ध्यान शावक को पूरी तरह से उन पर विश्वास करने देता है, उसे परिवार में एकीकृत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह हर तस्वीर में हो एक प्यारा साथी। शावक पर अपने स्वामित्व के दावे को औपचारिक रूप देने के लिए जैन उसका नाम रखने का फैसला करता है और विभिन्न विकल्पों के साथ प्रयोग करता है। परिवार की परंपरा के अनुसार नाम अपनाने का मतलब शावक की आधिकारिक जिम्मेदारी लेना है। ड्यूमा फार्म के जीवन में घुलने मिलने लगा, परिवार के दैनिक कार्यों में हाथ बंटाने लगा और संपत्ति की रक्षात्मक रूप से निगरानी करने लगा। आने वाले हफ्तों में ड्यूमा तेजी से बढ़ती है और एक खूबसूरत युवा चीता बन जाती है। क्रिस्टिन घर के काम करते हुए बरामदे से देखती है, जबकि पीटर और जान डुमा के साथ खेती और खेलने में अपना समय बिताते हैं और डुमा उनकी रक्षा करता है। एक दोपहर पीटर बड़ी बारीकी से जैन को अपनी बेशकीमती मोटरसाइकिल के जटिल यांत्रिकी समझाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे पूरी तरह से समझ आ जाए। उस दिन बाद में दोनों डुमा के लिए एक सुंदर ट्री हाउस बनाने में अपना समय लगाते हैं, जिसकी तेजी से हो रही वृद्धि का मतलब है कि वह अब जैन के साथ बिस्तर साझा नहीं कर सकता है। कुछ दिनों बाद पीटर ने डुमा को पालतू बनने के कारण अपनी धार खोने से बचाने के लिए उसकी गति को तेज करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का उपयोग करने का निश्चय किया। साइडकार में सवारी करते हुए वह जान को खेत की सड़कों पर नेविगेट करने के लिए काम पर रखता है, डुमा को निर्देश देता है और लक्ष्य का पीछा करने और गति बनाए रखने में उसकी दक्षता की पुष्टि करता है। एक सुबह जैन और ड्यूमा के बीच फुटबॉल के खेल के दौरान जैन ने अपने पिता को ट्रैक्टर से गिरते हुए देखा, जिससे वह और ड्यूमा तुरंत उनकी ओर दौड़े। क्रिस्टिन और जैन खेत की देखभाल करते हैं, जबकि पीटर अगले कुछ दिनों में अस्पताल में ठीक हो रहे हैं। सबको राहत मिली कि कुछ दिनों बाद पीटर को रिहा कर दिया गया और वह खुशी खुशी अपने प्यारे परिवार से फिर मिल गया। उथल-पुथल शांत होने के बाद क्रिस्टिन जैन को घर पर पढ़ाना फिर से शुरू करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सभी आवश्यक आयुपयुक्त सामग्री को कवर करे। पीटर तेजी से ठीक हो रहा है, अपनी चरम स्थिति को जल्दी से वापस पा रहा है और अपनी खेती की जिम्मेदारियों पर लौट रहा है। ड्यूमा के पूरी तरह से परिपक्व जानवर के रूप में भविष्य की व्यापक जांच के बाद पीटर ने जैन से बात की और अपनी यह चिंता व्यक्त की कि लंबे समय तक कैद में रहने से ड्यूमा की जंगल में अनुकूलित होने की क्षमता में बाधा आ सकती है और उसे वापस जंगल में भेजने का प्रस्ताव रखा। साफ निराशा के साथ पीटर ने अपने हतोत्साहित बेटे को अपनी योजना समझाई, मानचित्र पर उस स्थान को दर्शाया जहां उन्होंने कुछ महीने पहले ड्यूमा को खोजा था, यह विश्वास करते हुए कि ड्यूमा का मूल घर आसपास के पहाड़ों में बसा हुआ था। पीटर अपने बेटे और ड्यूमा के साथ मछली पकड़ने और कैंपिंग के अंतिम रोमांच का सुझाव देकर अपने प्रस्ताव को समाप्त करता है, जिसका समापन उनकी प्यारी चीता को उसके प्राकृतिक आवास में लौटाने के साथ होता है। जैन का अपने पिता की राय बदलने का प्रयास विफल रहता है, क्योंकि वह तर्क देता है कि ड्यूमा पालतू बनाने के लिए उपयुक्त है। फिर भी आने वाले दिनों में पीटर का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने के कारण सभी योजनाएं निलंबित कर दी गई है। अपनी बीमारी से संक्षिप्त लड़ाई के बाद पीटर का एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को निधन हो गया।
जैन अपना तनाव कम करने के लिए हर रात ड्यूमा को वापस घर लाता है और उसके साथ सोता है। उसे यह एक शांत करने वाला अनुष्ठान लगता है। इस त्रासदी की भयावहता उस छोटे लड़के की समझ से परे है, क्योंकि वह अपने समर्पित पिता की बहुत प्रशंसा और उन्हें अपना आदर्श मानता था। कुछ दिनों बाद पीटर का अंतिम संस्कार होता है और जैन यंत्रवत रूप से उसमें घूमता है, त्रासदी की विशालता को समझने या सामने आ रही घटनाओं को समझने में असमर्थ। दुख से घिरा हुआ जैन बहुत बोझिल महसूस करता है। वह दूमा के साथ खेत में खुद को अकेला कर लेता है, कुत्ते की शांत संगति में सुकून पाता है। कई हफ्तों बाद जैन की निराशा के लिए क्रिस्टिन घोषणा करती है कि उन्हें फार्म किराए पर देने और शहर में स्थानांतरित होने की आवश्यकता है, जहां उसका मानना है कि वह नौकरी हासिल कर सकती है और उनके लिए जीविका प्रदान कर सकती है। शोकग्रस्त मां ने अपनी व्यवस्था बताई कि वे उसकी बहन ग्वेन के साथ रहेंगी, जबकि वह आदर्श प्रकृति संरक्षण क्षेत्र की तलाश कर रही थी। ड्यूमा को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के करीब जीवन जीने और शहर के संसाधनों पर पड़ने वाले संभावित दबाव को कम करने के लिए सक्षम करने हेतु जरूरत से मजबूर होकर क्रिस्टिन जैन की आपत्तियों को दरकिनार करती है और अपने परिवार का समर्थन करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ती है। परिणामस्वरूप वह, उसका बेटा और ड्यूमा एक साथ शहर की यात्रा करते हैं। पहुंचने पर ग्वेन उन तीनों का अभिवादन करती है। जंगली बिल्ली का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, क्योंकि उसने तुरंत वन्यजीव अभयारण्य से संपर्क करके उसे ले जाने का अनुरोध किया। जैन पास के एक स्कूल में पढ़ रहा है, जबकि क्रिस्टन को नौकरी मिल गई है। अपने जीवन में हो रहे भारी बदलावों से जूझते हुए युवा लड़के के लिए क्रिस्टन और जैन के बीच हर दिन बढ़ रहा तनाव और असहनीय होता जाता है। इससे निपटने में असमर्थ वह अपनी दबी हुई सारी नाराजगी अपनी मां पर निकालता है। एक दोपहर क्रिस्टन और जैन कहीं और व्यस्त थे। ग्वेन खुद को ड्यूमा के साथ अकेला पाती है और अचानक डर जाती है। दूर से सतर्क ड्यूमा गलती से टीवी रिमोट उठा लेता है, जिससे टेलीविजन चालू हो जाता है। घबराकर वह अजनबी घर में इधर-उधर भागता है, अनजाने में ग्वेन को डर के मारे भागने पर मजबूर कर देता है। ड्यूमा को घर के सभी मामलों के बारे में अत्यधिक चिंता होती है और उसके तुरंत बाद वह मालिक के पीछे पीछे चलती है। अपनी पालतू जानवर को खिड़कियों से देखते हुए जान कक्षा छोड़ने की अनुमति मांगता है और स्कूल की तलाशी शुरू कर देता है। एक छोटे लड़के को दौड़ते हुए देखकर गुंडों का एक समूह उसका पीछा करते हुए शौचालय में जाता है, जहां वे उसे घेर लेते हैं, उसकी चीजें छीन लेते हैं, जिनमें उसके पिता द्वारा उपहार में दिया गया एक नक्शा भी शामिल है, और गंभीर धमकियां देते हुए उस पर शारीरिक हमला करते हैं। दूर से अपने मालिक के संवाद को देख रहे ड्यूमा ने अचानक निर्णायक रूप से हस्तक्षेप किया और बाथरूम छोड़ने से पहले सबको चुप करा दिया। जॉन स्कूल में ड्यूमा का पीछा करता है और तबाही देखकर दंग रह जाता है। पुलिस घटनास्थल पर है, इलाके को सुरक्षित करने और भागे हुए विदेशी जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ मिनट बाद क्रिस्टिन जैन को लेने स्कूल पहुंचती है और शोरगुल देखकर हैरान हो जाती है। जल्द ही उसे इसका कारण पता चलता है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। ड्यूमा की सुरक्षा के आसन्न खतरे को देखते हुए जैन अपने दिवंगत पिता के सपने को साकार करने का संकल्प लेता है। ड्यूमा को उसके मूल वातावरण में स्थानांतरित करना, उसे अपनी प्रजाति के बीच अभयारण्य प्रदान करना जो मानव दुर्व्यवहार से बहुत दूर हो। ड्यूमा की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए जैन चतुराई से स्कूल से अपने सबसे करीबी दोस्त का मार्गदर्शन करता है, सब कुछ समझने और उसकी अगली कार्रवाई निर्धारित करने का प्रयास करता है। जॉन स्कूल के अंदर भयभीत ड्यूमा को खो देने के बाद उसे कुछ ही क्षणों बाद खेल के मैदान में छिपा हुआ पाता है। अपनी मां को चिंता होगी यह जानते हुए जैन ने चुपचाप ग्वेन के घर जाकर कुछ सामान, विशेष रूप से पीटर की विंटेज मोटरसाइकिल लाने से पहले एक नोट लिखकर अपनी योजना समझा दी। ड्यूमा के निरंतर पीछा से भागते हुए जैन ने बचने को प्राथमिकता दी। सभ्यता से दूर, शांतिपूर्ण घंटों की ड्राइव के बाद जैन आगे की यात्रा के लिए स्पष्टता पाने के लिए अपने पिता के नक्शे को देखने के लिए रुका। जॉन ने मानचित्र की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद पता लगाया कि पीटर का ड्यूमा के आवास तक जाने का इरादा मार्ग यह था, सोल्ट पेंस के पार, ओकावांगो डेल्टा से होकर और अंत में पहाड़ों में। घर लौटने पर क्रिस्टन को जैन का विदाई पत्र देखकर दिल टूट जाता है। दूर निर्जन रेगिस्तान में मीलों पीछे पीटर की मोटरसाइकिल रुक कर बंद हो जाती है, जिससे वह फंस जाता है। ड्यूमा सतर्कता से जैन पर नजर रखता है और कठोर परिदृश्य में आगे बढ़ते समय उसके करीब रहता है। जोड़ी कई घंटों तक बंजर, निर्जीव रेगिस्तान में थकाऊ यात्रा करती है, जहां किसी अन्य प्राणी का अस्तित्व नहीं है। थका हुआ जोड़ा कृतज्ञतापूर्वक गिरे हुए विमान की छाया में आश्रय लेता है और घंटों में पहली बार आराम करने के लिए उसके पंखों के नीचे देर हो जाता है। नजदीक ही जैन मोटरसाइकिल खड़ी करता है और आराम करने के लिए ठंडी छाव की तलाश करता है। ड्यूमा स्नेहपूर्वक उसके साथ मिलती है, उसे सांत्वना देने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उत्सुक। कई घंटे बाद ड्यूमा ने दूर कहीं एक गलागो को देखा। उत्सुकतावश उसने उस प्राणी के बारे में सोचा, लेकिन दूरी बनाए रखी।
जल्द ही डूमा ने एक आदमी को बुश बेबी का पीछा करते हुए देखा और सावधानी से जैन को चेतावनी देने के लिए उसके पास गया। डूमा के प्रतिक्रिया देने से पहले ही जैन का इंजन दहाड़ उठता है, जिससे वह नींद से जाग जाता है और सावधानी से जांच करने के लिए बाहर निकलता है। जैन को बाहर एक अजनबी आदमी मिला जो अपनी कार शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह आदमी तुरंत अपना दक्षिणी मार्ग बताता है, जैन के पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते के विपरीत, और डूमा के परिचय पर सचमुच हैरान लगता है। एक विराम के बाद उस आदमी ने सावधानीपूर्वक अपना परिचय रिप के रूप में दिया, जैन और ड्यूमा को पानी दिया और अपने बुश बेबी मशका को प्रस्तुत किया। जैसे जैसे उनकी बातचीत गहरी होती है और एक बंधन बनता है, रिप लापरवाही से एक दूर नदी का जिक्र करता है जो 5 दिन की दूरी पर है और जीवित रहने के लिए एक प्यारे जानवर को मारकर खाने की भयानक आवश्यकता का सुझाव देता है। जैन ने रिप को दुर्घटनाग्रस्त विमान से बचाए गए फर्नीचर उपहार में दिए, जिससे उसे आराम करने और स्वस्थ होने में मदद मिली। अत्यधिक तनाव से राहत पाने के लिए क्रिस्टिन फार्म के अभयारण्य में लौटती है, जहां वह जैन और ड्यूमा को दर्शाने वाला एक लापता बच्चे का पोस्टर बनाती है और जनता से अनुरोध करती है कि उनके पास जो भी जानकारी हो उसे साझा करे। उस शाम रेगिस्तान में वापस रिप आग जलाता है और जैन को उत्साहपूर्वक अपनी महत्वाकांक्षी नई योजना का वर्णन करते हुए सुनता है, जिसमें वे अपनी लंबी यात्रा के लिए हवा का उपयोग करने वाले हैं। रिप अगली सुबह मोटरसाइकिल अटैचमेंट डिजाइन करने में बिताता है, जबकि जैन हवाई जहाज से पैराशूट निकालता है। विमान मोटरसाइकिल के बगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसने इसे रेगिस्तानी सेलबोट में बदलने का सपना देखा। अंतिम बदलाव पूरे होने के बाद जैन, रिप, ड्यूमा और मशाका उस खास तरह के उपकरण में बैठ जाते हैं और आनंद से देखते हैं, क्योंकि यह हवा से चलता है, तेजी से गति पकड़ता है और जैन स्टीयरिंग में मदद करता है। चतुर रेगिस्तानी नौका उनके यात्रा बोझ को बहुत कम कर देती है, इसलिए कंपनी लंबे समय से प्रतीक्षित झरने को ढूंढकर खुश होती है। थका हुआ लड़का देखता है कि रिप धरती में खोदना शुरू कर देता है, कई मीटर नीचे उतरता है, जब तक कि वह खुशी से एक प्राकृतिक झरने को उजागर नहीं कर देता। बाद में जैन और ड्यूमा अपने विकल्पों पर विचार करते हैं। जैन ड्यूमा को अपने शाम के भोजन के लिए एक शुतुरमुर्ग लाने का निर्देश देता है। दूसरी ओर ड्यूमा को शुतुरमुर्ग का घोंसला मिलता है और समूह को कई शुतुरमुर्ग के अंडे मिलते हैं, जिन्हें बाद में आग के चारों ओर साझा किया जाता है। ड्यूमा शुतुरमुर्ग के पीछे दौड़ता है, आदेश का पालन करता है, फिर भी उसे पछाड़ने में विफल रहता है। जैन, हालांकि, इन प्रस्तावों से अप्रभावित रहता है और जोशपूर्वक घोषणा करता है कि ड्यूमा की दोस्ती अमूल्य है और किसी भी भौतिक मुआवजे से परे है। उस रात रिप ने एक और आग जलाई, लड़के को यह विश्वास दिलाते हुए कि शेरों से बचने का यही एकमात्र तरीका है। जैसे जैसे उनकी जान पहचान बढ़ती है, रिप को जैन की रेगिस्तान में अकेले यात्रा के बारे में पता चलता है, तो वह लड़के की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाता है और उसके साथ कुछ दूर तक चलने का प्रस्ताव रखता है, जिसे जैन कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लेता है। जैसे ही भोर होती है, रिप सोल्ट पेन्स का रास्ता दिखाता है, जबकि जैन डूमा को गति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वे अपना अभियान शुरू करते हैं। जैन, जो अब अपनी यात्रा के आधे रास्ते पर है, को एहसास होता है कि उसका कंपास पश्चिम के बजाय उत्तर दिशा दिखा रहा है। यह विसंगति ड्यूमा की बिक्री के बारे में उनकी पिछली बातचीत के साथ मिलकर रिप के असली इरादों पर उसके संदेह को और बढ़ा देती है। रेगिस्तान से गुजरते समय रिप ने अप्रत्याशित रूप से समूह को एक प्राचीन, जर्जर संरचना की ओर निर्देशित किया। खंडहरों के बीच उन्हें एक छोटी तलवार मिलती है, जिसे रिप तब जैन को भेंट करता है। कुछ ही क्षणों बाद हेलीकॉप्टर के पास आने की आवाज समूह तक पहुंची। जैसे ही रिप ने जैन और ड्यूमा को जल्दी से छिपने में मदद की, यह नहीं जानते हुए कि लड़के की मां ने खोज का आयोजन किया था। अपने बेटे या उसका कोई भी निशान ढूंढे बिना क्रिस्टन हेलीकॉप्टर से की जा रही खोज को रद्द कर देती है। उस रात जब समूह धधकती आग के चारों ओर सिमटा हुआ था, रिप जैन पर अपनी मां को भागकर चिंतित करने वाले अपने कार्यों की गंभीरता को अंकित करने के लिए एक कहानी सुना रहा था। लड़के की छोटी तलवार को तेज करते हुए और उसे भाले में बदलते हुए उसने कुछ ज्ञान दिया था। फिर उसने एक प्राचीन चीते की कहानी सुनाई, जो अपने बच्चे के खोने से आंसुओं से भर गई थी, जिसका दुर्ख उसके चेहरे पर काली रेखाओं के रूप में अंकित हो गया, जिसे सभी चीते अब धारण करते हैं। वह कहानी जैन को सताती रही, उसे जगाए रखा, क्योंकि वह इसके अंतर्निहित अर्थ से जुआ रहा था। अगली सुबह जब पार्टी अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो रही थी, रिप ने एक वीरान हीरे की खदान देखी। जैन के आगे बढ़ने के आग्रह को अनदेखा करते हुए रिप खोजबीन करने और धन पाने की उम्मीद में अंदर चला गया। आगे बढ़ते हुए जैन ने गुफा के अंदरूनी हिस्से को दहते हुए देखा, जो निराशा भरी चीखों से और भी भयावह हो गया। अपने काम को छोड़ते हुए वह अंदर की ओर भागता है, यह देखकर दंग रह जाता है कि रिप पूरी तरह से रेत के ढेर के नीचे दबा हुआ है।
जैसे जैसे यह कोशिश आगे बढ़ी, जैन के मन में एक भयावह विचार आया और उसने रिप की कमजोर हालत का फायदा उठाकर उन्हें अगवा करने के उसके इरादों का पता लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे रिप और जैन एक दूसरे के बारे में ज्यादा बताते हैं, उनके बीच शांति का भाव विकसित होता है, एक मौन समझ पनपती है, और वे इस परीक्षा में एक दूसरे की मदद करने और हौसला अफजाई करने का निहित रूप से वचन देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दोनों बच जाए। कुछ घंटे बाद उन्होंने दूर कुछ गजेलों के एक छोटे झुंड को चरते हुए देखा, जिसके बाद जैन ने डूमा को शाम के भोजन के लिए एक को पकड़ने के लिए भेजा। डूमा पीछा करता है, लेकिन भयभीत हिरन कई मील तक पीछा करने के बाद अंततः भाग जाता है, जिससे वे भोजन के बिना रह जाते हैं। भोजन की उम्मीद में दंपति चुपचाप घास के मैदान को पार करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू और आकर्षक व्यंजनों से भरे एक पास के बुफे को देखकर उनकी आत्माएं खिल उठती है। जॉन एक रचनात्मक योजना बनाता है और उसे साकार करने के लिए रिप को भर्ती करता है। दोनों चुपचाप फिल्म सेट के पास पहुंचे और सफलतापूर्वक जके हुए टेबल के नीचे खिसक गए। कुछ क्षणों बाद जैन मेज के नीचे से रेंगता हुआ निकलता है, सांप काटने के बारे में मदद के लिए चीख रहे लोगों के समूह की ओर तेजी से दौड़ता है और उन्हें सांप दिखाता है। डरे हुए समूह सेट खाली कर देता है, जिससे जैन और रिप को आसानी से भोजन चुराने का मौका मिल जाता है, जिसे वे आसानी से पूरा कर लेते हैं। दंपति सामान लादकर अपनी जानवरों को एक पतली नाव पर ले जाते हैं। नदी पार करने के बाद हर कोई चुराए हुए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है, जिसके बाद जैन उदारतापूर्वक रिप को उसकी अमूल्य सहायता और करुणा के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी सारी धनराशि प्रदान करता है। खाई पार करने के बाद ड्यूमा को सड़े हुए मांस की गंध आई और वह उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैन और रिप उसके पीछे पीछे भागे। समूह अगले कुछ मिनटों तक पूरी तरह से खामोशी में आगे बढ़ता है, इससे पहले कि वे छोटी नदी को पार करें। कुछ मिनटों बाद दोनों को पता चलता है कि ड्यूमा एक शव को खा रहा है। जैन की निराशा के लिए ड्यूमा साझा नहीं कर रहा है, किसी भी जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है। रिप जैन को शांत करता है और समझाता है कि ड्यूमा का सहज व्यवहार स्वाभाविक है और जंगल में उसके अंतिम अनुकूलन को सुगम बनाएगा। फिर रिप जैन और पालतू जानवरों को एक एकांत गुफा में ले जाता है, जो कभी पैतृक उपासना के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और अपने दादाजी के साथ बचपन में घूमने की सुखद यादें सुनाता है। गुफा की छोटी सी कुटिया में डूबका हुआ जैन रिप को अपने पिता की मृत्यु पर होने वाले दुख के बारे में बताता है और उसे अपने दोस्त के समर्थन में सांत्वना मिलती है। फिर रिप जैन को दृढ़ रहने और आशावादी बने रहने का आग्रह करता है, यह दावा करते हुए कि यह एक नई शुरुआत करने का एक सुनहरा अवसर है। ड्यूमा के निवास स्थान के पास होने का कारण बताते हुए वह निश्चय करता है कि जब वह अपने लंबे समय से अनुपस्थित रहने के लिए अपने परिवार से माफी मांगने के लिए दक्षिण की यात्रा करेगा, तो जैन को अपनी चिंतित मां से मिलना चाहिए। गुफा में आराम करने के बाद तरोताजा और ऊर्जावान होकर समूह अपनी यात्रा फिर शुरू करता है। रिप जॉन को दूर एक पहाड़ी की चोटी पर दिख रहे अपने गांव की ओर इशारा करता है। घास के मैदान में आगे बढ़ते हुए रिप पास में ही बीमारी से भरी हुई सीसी मक्खियों के एक बादल से चौंक जाता है और तुरंत जैन को पूरी तेजी से भाग जाने के लिए कहता है। दुख की बात है, मक्खियां उन पर झुंड बना लेती है और रिप बहादुरी से लड़के को अपने शरीर से बचाता है, जिससे उसे खुद को भी संक्रमण का खतरा होता है। उस रात बारिश से तर घास के मैदानों को पार करते हुए रिप की हालत और बिगड़ गई और वह इससे पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो गया। ड्यूमा बेचैन हो गया। उसने दोनों को शेरों के झुंड की मौजूदगी के बारे में बताया। अपने दर्द के बावजूद रिप ने एक युवा लड़के को आग जलाने में मदद करने की कोशिश की, एक ऐसा काम जो लगातार बारिश से लगभग हार गया था। कई असफल प्रयासों के बाद अंततः दोनों आग शुरू करने में सफल रहे, जिससे शेर पीछे हटने को मजबूर हो गए और वे बाल बाल बच गए। अब सुरक्षित समूह शांति से आग के चारों ओर इकट्ठा होता है, लेकिन रिप खुद को खड़ा होने में असमर्थ पाता है। उसे बहुत पसीना आने लगता है, उसका चेहरा सूज जाता है और वह बहुत कमजोर महसूस करता है। रिप को सावधानीपूर्वक लिटाने और उसे ढकने के बाद जैन डूमा को एक छोटी जारी से बांध देता है, उसे रिप के साथ रहने का आदेश देता है और फिर मदद की तलाश में पहाड़ियों की ओर निकल जाता है। जैन ने रिप की हालत गांव के एक बुजुर्ग को बताई, जिसके बाद उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, जिसमें उनके पारंपरिक वैद्य भी शामिल थे, ताकि रिप की जांच की जा सके। मैदानों में उसी समय ड्यूमा ने जैन का पीछा करने के लिए घात लगाए शेरों को देखा। वह बच निकलता है और उनका ध्यान भटकाता है, उनका पीछा शुरू करवाता है ताकि वे जैन के रास्ते से हट जाए। यह चाल निर्दोष रूप से सफल होती है और कई मिनट तक पीछा करने के बाद ड्यूमा सफलतापूर्वक उनसे बच निकलता है। डूमा फिर घास के मैदान में घूमता है, सहज रूप से अन्य चीतों को खोजने की उम्मीद में आवाज निकालता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद चीते आपस में बंधने लगे और पूरी रात बारे में उछल कूद करते रहे। उत्सुकता से भरा डूमा बुलाव पर प्रतिक्रिया देता है और अपने जीवन में पहली बार अपनी प्रजाति के किसी अन्य सदस्य से मिलता है।
जैन ग्रामीणों के साथ रिप के पास वापस आता है। वे सावधानीपूर्वक बेहोश आदमी की जांच करते हैं और उसे पहाड़ी पर ले जाते हैं, पारंपरिक उपचार करते हैं और उसे ठीक होने देते हैं। जैन रिप के साथ रहता है, डूमा के अचानक गायब होने से बहुत परेशान है। अगले दिन वैद्य ने सारी पट्टियां उतारीं और अपने मरीज का चेहरा सामान्य देखकर मुस्कुराया। उसका और ज्ञान से परीक्षण करने पर पुराने गांव के डॉक्टर रिप को पहचान लेते हैं और उसके परिवार को उसकी वापसी देखने के लिए बुलाते हैं। रिप का परिवार भावुक होकर अपने परिवार के मुखिया के पास पहुंचता है, जिसे जैन चुपचाप देखता है। रिप फिर जैन को अपने परिवार से मिलवाता है, जो उनका गर्मजोशी और औपचारिक रूप से स्वागत करते हैं। डुमा के बारे में चिंतित जैन घास के मैदान में लौट आया, उसका नाम पुकारा और उसे एक नए दोस्त के साथ खेलते हुए पाया। आकर्षण और आशंका के मिश्रण के साथ वह युवा लड़का देखता है कि कैसे ड्यूमा और उसका साथी मिलकर एक चिंकारा का पीछा करते हैं, शिकार करते हैं और अंततः उस पर दावत करते हैं। जान के ऊपर भावनाओं की एक लहर छा जाती है जब वह औंधे मुंह लेता हुआ अपने सबसे अच्छे दोस्त के किसी और के साथ पनपते संबंध को देखता है। अपने दिवंगत पिता और उनसे मिली सीखों को याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खाना खाने के बाद ड्यूमा जैन के पास जाती है और ठीक हो रहे रिप के जैन को सांत्वना देने से पहले वे एक भावुक विदाई साझा करते हैं। पीटर के शोक में डूबी हुई उसकी पत्नी का साथ कभी न छोड़ने और उसे ढांढस बंधाने का उसने अपने दिल में दृढ़ संकल्प लिया। जैन की शावक को वापस लौटाने की खोज आत्मखोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा बन जाती है। कुछ ही समय में घर से मासूम और हिचकिचाता हुआ निकला लड़का बदल जाता है, बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है और एक अलग व्यक्ति बनकर वापस आता है। निस्वार्थ प्रेम और पालनपोषण किसी व्यक्ति के जीवन विकल्पों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है, जहां छोटे लड़के का शावक के प्रति सच्चा स्नेह उसे मौलिक रूप से बदल देता है और उसका पुनर्वास करता है। यदि किसी जानवर के प्रति साधारण स्नेह इतना गहरा प्रतिफल और उपचार लाता है, तो कल्पना कीजिए कि एक दूसरे के लिए सार्वभौमिक प्रेम और देखभाल की परिवर्तनकारी शक्ति कितनी अधिक होगी।